अपहरण रायन दंपति का दिखावा। नीरव शांति भी कितनी जानलेवा हो सकती है, इसका ऋचा को रायन दंपति के कमरे में जाकर ही आभास हुआ था। बड़े से सजेधजे ड्राइंग रूम में 20-25 लोग बैठे थे, पर किसी के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बीच बीच में बज रही फोन की घंटी ही इस घोर शांति को भंग कर रही थी। ऋषभ और सारंगी रायन शहर के धनवान दंपति थे। ऋषभ रायन की व्यापारिक कामयाबी का लोहा सभी मानते थे। उधर सारंगी के हर हाव भाव से झलकता था कि वो अभिजात्य वर्ग से हैं। कई समाजसेवी और गैर सरकारी संगठनों से वह जुड़ी थी। उनके समाज सेवा के कार्यों की तो सराहना होती ही थी। मीडिया व समाचार पत्रों में भी उनकी अच्छी खासी पैठ थी। ऐसे नामी गिरामी परिवार के इकलौते पुत्र आर्यन का अपहरण कर लिया गया था। दिन रात मित्रों से घिरे रहने वाले आर्यन का भला कौन शत्रु हो सकता है। ऋचा की आंखों के सामने आर्यन का हंसता चेहरा तैर गया था। आर्यन के अपहरण के बाद सारंगी का रो रो कर बुरा हाल था। ऋषभ उसे सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कह पा रहे थे। बीच बीच में उन्हें पुलिस वालों के सवालों का उत्तर भी देना पड़ता था। शहर में जो भी सुनता दौड़ा चला आता। कब, क्या, कैसे हुआ, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए ऋषभ पस्त हो गए थे। अपने लाडले पुत्र का अपहरण, ऊपर से पुलिस और मीडिया वालों के तीखे सवाल, वह बहुत कठिनाई से खुद पर संयम रख पा रहे थे। उनके मित्रों व संबंधियों ने ये भार अपने कंधों पर उठा लिया था। वो केवल दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराने की असफल कोशिश करते थे। काफी देर तक निरुद्देश्य बैठे रहने के बाद ऋचा और रोमेश ने रायन दंपति से विदा ली थी। वैसे उस तनाव में किसी से विदा लेना न लेना अर्थहीन था। बात बात पर ठहाके लगाने, चुटकुले सुनाने वाले ऋषभ रायन सामान्य व्यवहार में भी स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। कार में बैठते समय ऋचा को अपनी पिछली किटी पार्टी याद आ गई। पार्टी में सारंगी बड़े उत्साह से आर्यन के जन्मदिन के बारे में क्लब के सदस्यों को बता रही थी। अगले माह अपनी पार्टी सारंगी के यहाँ होगी। ऋचा ने रुपए गिनकर सारंगी की ओर बढ़ाते हुए कहा था। क्या, मेरे यहाँ? नहीं, अगले माह मैं अपने यहाँ पार्टी नहीं रख पाऊंगी। आर्यन का जन्मदिन है ना, बड़ी तैयारी करनी है। किसी को चाहिए तो इस माह चिट ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सारंगी अपना पर्स खोल छोटे से आईने में अपनी छवि निहारती और लिपस्टिक ठीक करती हुई बड़ी अदा से बोली थी। मुझे नहीं लगता कि यह इतनी बड़ी समस्या है। तवांगी बोली, आर्यन का जन्मदिन जून के अंत में है। आज तो 1 मई है। जन्मदिन क्या 2 माह तक मनाओगी? उसकी इस बात पर ऋचा के साथ रूपा और मीना भी खिलखिला पड़ी तो सारंगी का चेहरा तमतमा गया था। मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है, उसके लिए 2 माह तो क्या 2 वर्ष भी कम है। सारंगी रूखे स्वर में बोली थी। कोई बात नहीं, इस माह की किटी पार्टी मैं अपने यहाँ रख लेती हूँ, पर उसमें आने के लिए तो समय निकाल लेना। रूपा ने सारंगी को शांत करने का प्रयत्न किया था। देखूंगी, कोई वादा नहीं करती, सारंगी का उत्तर था। पार्टी में तो आना ही पड़ेगा। ये बात तो पहले दिन ही तय हो गई थी कि चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, कोई सदस्य पार्टी में आने से मना नहीं करेगी। रूपा अड़ गई थी। छोड़ो न इस बहस को, चलो अपना पत्ता फेंको। सारंगी को तुम्हारे यहाँ पार्टी में लाने का जिम्मा मेरा रहा। ऋचा ने चर्चा पर वही विराम लगाया था। क्या उपहार दे रही हो आर्यन को? अचानक ही ऋचा ने बात का रुख मोड़ दिया था। ऋषभ ने मर्सिडीज मंगवाई है। आर्यन की यही मांग थी। छोटी मोटी वस्तुओं पर तो वो हाथ रखता ही नहीं। वैसे भी हमारा एक ही बेटा है और इस बार ऐसी शानदार पार्टी देंगे कि शहर में उसकी चर्चा साल भर होती रहेगी। लेकिन सारंगी, 14 साल के बच्चे को कार का उपहार, तुम्हें डर नहीं लगता? ऋचा ने प्रश्न किया तो वहां बैठी सभी महिलाओं की प्रश्नवाचक निगाहें सारंगी पर टिक गई थी। 14 वर्षीय आर्यन तो पिछले 2 सालों से कार चला रहा है, सारंगी ने गर्वपूर्ण स्वर में बताया था। लाइसेंस का कैसे करोगी? 14 साल के बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस कौन देगा? इन छोटी छोटी बातों की चिंता मिडिल क्लास के लोग करते हैं, हम नहीं। आर्यन का लाइसेंस तो 2 साल पहले ही बन गया था। वैसे भी उसकी सहायता के लिए एक ड्राइवर हमेशा उसके साथ रहेगा। अपनी बात पूरी करते हुए सारंगी मुस्कुराई थी। अपनी सहेलियों के चेहरों पर आए प्रशंसा और ईर्ष्या के
भाव देखकर सारंगी पुलक उठी थी। किटी पार्टी समाप्त होने तक चर्चा आर्यन और उसके जन्मदिन के इर्द गिर्द ही घूमती रही थी। अच्छा, अब मैं चलूंगी। सारंगी अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, आज अपने मित्रों के साथ वो छुट्टियां बिताने मालदीव जा रहा है। मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा, अब हमें भी चलना चाहिए। रूपा और मीना भी उठ खड़ी हुई थी। बैठो न कुछ देर, अब तो सारंगी चली गई है। वो जब तक यहाँ रहती है केवल अपना गुणगान करती रहती है। हम तो खुलकर हंस बोल भी नहीं सकते, ऋचा और कुछ अन्य सहेलियां बोली थीं। मैंने तो मना किया था पर सारंगी ने ऐसी जिद पकड़ी कि उसे शामिल करना पड़ा। पर आप लोग नहीं चाहती तो अगली चिट में साफ मना कर देंगे। मुझे भी लगता है कि सारंगी का दम बढ़ता ही जा रहा है। ऋचा ने आश्वासन दिया था। उसका बेटा प्रसाद, जो आर्यन का सहपाठी था, बोर्ड की परीक्षा में सारे प्रांत में प्रथम आया था और अब फोन पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। सारंगी का स्वर सुनते ही ऋचा को लगा कि प्रसाद की कामयाबी पर उसे बधाई देने के लिए ही फोन किया है। पर सारंगी तो दूर की हाँक रही थी। छुट्टियां मनाने आर्यन गया था पर उसका असर सारंगी पर दिख रहा था। वह चटखारे ले लेकर आर्यन की मालदीव में छुट्टी का विस्तार से वर्णन कर रही थी पर एक बार भी प्रसाद की उपलब्धि का नाम तक नहीं लिया था। कल ही प्रसाद का परीक्षा फल आया है, ऋचा बोली। मेरा बेटा पूरे प्रांत में प्रथम आया है। आजकल तो कॉलेज में दाखिले के लिए भी प्रवेश परीक्षा देनी होती है। प्रसाद उसी की तैयारी में जुटा है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आर्यन बता रहा था। आर्यन ने भी अच्छा किया है। वो तो पूरे 10,000 रुपए लेकर अपने मित्रों के साथ मस्ती करने गया है। उसे कॉलेज में दाखिले के लिए दिन रात एक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, अभी से पढ़ाई छोड़कर पिता के साथ बिजनेस करने का इरादा है क्या? क्या कह रही हो? ऋषभ रायन का बेटा इतनी सी आयु में क्या बिजनेस करेगा? वो आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा है। मुझे तो मध्यवर्गीय बच्चों पर बड़ा तरस आता है। आधा जीवन तो किताबों में सिर खपाए रहते हैं, शेष आधा 10 से 5,000 की नौकरी में। सारंगी ने सहानुभूति जताते हुए कहा था पर ऋचा के कानों में मानो किसी ने पिघला शीशा उड़ेल दिया था। समझती क्या है अपने आप को? मेरे प्रसाद से तुलना करेगी आर्यन की? फोन रखते ही चीख उठी थी ऋचा। क्या हुआ? बड़े क्रोध में हो? किससे बात कर रही थी? समाचार पत्र पढ़ते रोमेश ने चौंक कर सिर उठाया था। सारंगी थी। कभी भी ऐसी बेहुदा बातें करती है कि सहन नहीं होती। तुम्हारी प्यारी सहेली है सारंगी, पता नहीं कैसे सहन कर लेती हो उसे, रोमेश तल्खी से बोले थे। दिल की बुरी नहीं है, बस कभी भी। ऋचा हकला गई थी। हाँ कहो ना, चुप क्यों हो गई? कभी भी दौलत के नशे में उठपटांग बातें करने लगती है तुम्हारी सारंगी जी। छोड़ो ये सब, प्रसाद पूरे प्रांत में प्रथम आया है। चलो कहीं बाहर चलते हैं। ऋचा ने किताबों में सिर गड़ाए बैठे प्रसाद को देखकर कहा था। क्या हुआ माँ? प्रसाद ने चौंक कर सिर उठाया था। कुछ नहीं, तुम्हारी इस कामयाबी से हम बहुत खुश हैं। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, आज बाहर जाने का बहुत मन है, ऋचा ने आग्रह किया था। ठीक है माँ, पर कल हम कुछ मित्र मिलकर पार्टी दे रहे हैं, ये भूल मत जाना, प्रसाद ने याद दिलाया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इतनी कड़ी मेहनत के बाद वैसे भी ये तुम्हारा अधिकार बनता है, ऋचा ने प्रसाद को दिलाते हुए कहा था। रोमेश चुपचाप बैठे माँ बेटे के संवाद को सुन रहे थे। प्रसाद तैयार होने चला गया तो उन्होंने ऋचा पर गहरी नजर डालते हुए निश्वास ली थी। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? जाना है, तैयार नहीं होना क्या? ऋचा ने प्रश्न किया था। मैं सोच रहा था कि अपने अहम की तुष्टि के लिए माता पिता अपने बच्चों को भी नहीं बख्शते हैं। क्या मतलब? यही कि प्रसाद को उसके पुराने स्कूल से निकालकर जीनियस इंटरनेशनल में डालने की जिद तुमने ही की थी, क्योंकि वहाँ तुम्हारी सहेली सारंगी का पुत्र पढ़ता था। तुमने इसे सम्मान का प्रश्न बना लिया था, तो इसमें बुरा क्या था? आजकल छात्र स्कूल में केवल पढ़ने ही नहीं जाते, संपर्क सूत्र विकसित करने भी जाते हैं। इसका लाभ प्रसाद को बाद में मिलेगा। वैसे भी बच्चों के विद्यालय के स्तर से ही माता पिता के स्तर का पता चलता है।
ऋचा ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा था। हाँ, पर प्रसाद इन वर्षों में किस तनाव से गुजरा है इसका तुम्हें थोड़ा सा भी आभास नहीं है। आर्यन और उसके मित्रों ने प्रसाद और उसके जैसे बच्चों को उपहास का पात्र बनाकर रख दिया। अधिकतर शिक्षक भी आर्यन और उसके मित्रों का ही पक्ष लेते थे। ये तो प्रसाद की पढ़ाई में लगन ने उसे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। यहाँ पढ़कर प्रसाद पूरे प्रांत में प्रथम आया है। पुराने स्कूल में होता तो न जाने क्या हाल होता। हाँ, मैं तुम्हें भी सलाह दूंगा। मित्रता अपने स्तर के लोगों में ही शोभा देती है। अपनी क्षमता से अधिक तेजी से बढ़ोगी तो मुंह के बल गिरोगी। तभी प्रसाद तैयार होकर आ गया तो ऋचा और रोमेश की बहस को वहीं विराम लग गया। पूरे परिवार ने पहले फिल्म देखने और फिर क्लब जाकर भोजन करने का निर्णय लिया था। वहीं भोजन करते समय उन्हें आर्यन के अपहरण का समाचार मिला था। टीवी पर आर्यन का छायाचित्र देखकर यह संशय भी जाता रहा था कि वह आर्यन रायन ही था। ऋचा, रोमेश और प्रसाद का खाना बीच में ही अधूरा रह गया। तीनों चुपचाप भोजन कक्ष से बाहर आ गए थे। ऋचा वहां से सीधे जाना चाहती थी, जबकि रोमेश प्रसाद के साथ वहां जाने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें डर था कि प्रसाद के वहां जाने पर न केवल ऋषभ और सारंगी बल्कि पुलिस और मीडिया भी उससे पूछताछ प्रारंभ कर देंगे। प्रसाद पिता का रुख देखकर चुप रह गया था। ऋचा ने भी 2-4 बार जोर डाला था, पर रोमेश के कहने पर मान गई थी। रायन कैसल यानी ऋषभ के घर पहुंचकर ऋचा को लगा कि शायद रोमेश की बात ही सही थी। सदा मित्रों से घिरे रहने वाले आर्यन का एक भी मित्र वहां नहीं था। दबे स्वर में लोग ये भी बात कर रहे थे कि आर्यन के तथाकथित मित्रों ने ही उसका अपहरण कर लिया और अब 10 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। कार रुकी तो ऋचा की तंद्रा टूटी। वो कार से उतरकर घर में आ गई। प्रसाद की अपने मित्रों के साथ सफलता की पार्टी धरी की धरी रह गई थी। उसके अन्य मित्रों के माता पिता ने अपने अपने पुत्र को न केवल किसी पार्टी में जाने से मना कर दिया, उनके घर से निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। रोमेश 2-3 बार ऋचा के साथ रायन कैसल गए थे, पर अब उन्हें वहां बार बार जाने की कोई तुक नजर नहीं आती थी। हाँ, ऋचा जरूर दिन में 3-4 चक्कर लगाती, सारंगी को सांत्वना देती, पर समझ नहीं पाती थी कि बुरी तरह टूट चुकी सारंगी से क्या कहे। धीरज रखो सारंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आर्यन सही सलामत लौट आएगा। कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहुत सोच विचार कर एक दिन बोली थी ऋचा। तुम सारंगी की सहेली हो ना बेटी? तभी अचानक ऋषभ की माँ पूछ बैठी थी। जी, तो तुमने समझाया नहीं कि बेटे की हर इच्छा पूरी करना ही माँ का धर्म नहीं होता। मैंने हर बार मना किया कि आर्यन के हाथ में इतना धन मत दो, पर सारंगी को तो अपनी शानो शौकत के सामने कुछ नजर ही नहीं आता था। मैं तो पुराने जमाने की हूँ, नए जमाने के रंग क्या समझूं। जाओ, अब जाकर मेरे आर्यन को ले आओ। एक ही सांस में बोलकर वो बिलख कर रोने लगी थी। ऋषभ और कुछ अन्य संबंधी उन्हें उठाकर ले गए थे, पर बड़े से हाल में सन्नाटा छा गया था और ऋषभ की माँ की सिसकियां देर तक गूंजती रही थी। ऋचा कुछ देर तक सारंगी को सांत्वना देती रही थी, फिर चुपचाप उठकर चली आई थी। उसने रोमेश को सारी बात बताई तो वह भी सोच में डूब गए थे। पति रोमेश को गंभीर देख ऋचा बोली, 1 सप्ताह होने को आया, पर आर्यन का कहीं पता नहीं है। पुलिस भी हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। ऐसी बात नहीं है, ऋषभ बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कल तो रायन दंपति की अपहरणकर्ताओं के नाम अपील भी प्रसारित की गई थी। पुलिस भी पूरा प्रयत्न कर रही है। रोमेश ने मत व्यक्त किया था। मेरे मित्र कह रहे थे कि रायन अंकल ने फिरौती के रुपए भी दे दिए हैं, पर आर्यन का अभी तक पता नहीं है। प्रसाद ने रहस्योद्घाटन किया था। कुछ देर तक आर्यन के बारे में चिंता करके पूरा परिवार सो गया था। रात में दरवाजे की घंटी के स्वर से ऋचा की नींद खुल गई। झांक कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। घबरा कर उसने रोमेश को जगाया। रोमेश ने दरवाजा खोला तो कोई नीचे गिरा पड़ा था। उठाकर मुंह देखा तो दोनों चौंक कर पीछे हट गए। फटे कपड़े में आर्यन जमीन पर पड़ा था, जिसके शरीर पर जहां तहां चोट के निशान थे। फिर तो प्रसाद की सहायता से उसे उठाकर वे अंदर ले आए।
आनन फानन में रायन दंपति को खबर की और आर्यन को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। आर्यन वहां तक कैसे पहुंचा ये सभी के लिए एक पहेली थी। उधर बेहोश पड़े आर्यन के होश में आने की प्रतीक्षा थी। पहली बार रोमेश ने निरीह पिता की मजबूरी देखी थी। आज ऋषभ की सारी दौलत बेमानी हो गई थी। आर्यन ठीक हो जाएगा ना? उन्होंने रोमेश से पूछा था। उन्होंने उनका हाथ दबाकर मौन आश्वासन दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।